ड्रामा की स्टार्टिंग में हम यहाँ पर रैनन को देखते हैं जो कि यहाँ पर हॉस्पिटल में बैठी होती है क्योंकि उसका अपॉइंटमेंट अभी तक आया नहीं था। लेकिन यहाँ पर वो हॉस्पिटल में बैठे बैठे भी अपने ऑफिस के काम किए जा रही थी। फिर इतने में यहाँ पर डॉक्टर फूशाओ आ जाते हैं जो कि रैनन को बुलाने लग जाते हैं। एंड रैनन यहाँ पर देरी से आती है क्योंकि वो ऑफिस के काम कर रही थी। इस वजह से यहाँ पर वो फूशाओ से माफ़ी मांगने लगती है। लेकिन यहाँ पर जैसे ही वो दोनों एक दूसरे को देखते हैं वो दोनों देखते ही रह जाते हैं। फिर बाद में यहाँ पर अपॉइंटमेंट खत्म होते होते रात हो जाती है जब फूशाओ और रैनन एक ही कार को पकड़ लेते हैं, यानी कि एक ही टैक्सी को। रैनन यहाँ पर फूशाओ से रिक्वेस्ट करने लग जाती है कि उसकी कंपनी में एक इम्पॉर्टेंट मीटिंग है, इस वजह से वो इस कार को जाने नहीं दे सकती। फूशाओ बोलने लग जाता है कि इतनी रात को और वो भी इम्पॉर्टेंट मीटिंग। रैनन कहती है कि हाँ उसकी कंपनी थोड़ी वर्कहॉलिक है, इस वजह से बाद में यहाँ पर फूशाओ उसे उस कार में जाने के लिए हाँ बोल देता है। जहाँ पर रैनन जाते वक्त उसे एक चॉकलेट दे जाती है एंड उसके वहाँ से जाने के बाद फूशाओ उस चॉकलेट को देख तो ब्लश ही करने लग जाता है। फिर जैसे ही यहाँ पर रैनन ऑफिस में पहुँचती है वहाँ पर वो अपने मैनेजर और डेजी को बात करते हुए सुनती है, जहाँ पर मैनेजर डेजी से पूछ रहा था कि आखिर इस प्लान को किसने बनाया है। एंड डेजी यहाँ पर अपना नाम लगा देती है। मैनेजर उसे शाबाशी देता है। साथ साथ यहाँ पर मैनेजर जैसे ही रैनन को देखता है वो उस पर चिल्ला उठता है कि आखिर तुम इतनी देरी से क्यों आई हो, तुम अगर यहाँ पर चलती रही तो कंपनी मुझे एक दिन बंद करना पड़ेगा। इतना सुनाकर वहाँ से वो चला जाता है। दूसरा यहाँ पर रैनन दीदी से पूछने लग जाती है कि ये तो मेरा पीपीटी था, तो फिर यहाँ पर तुमने अपना नाम क्यों दिया। डीजी यहाँ पर उसे कहने लग जाती है कि देखो तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि तुम्हारा प्रोजेक्ट सिलेक्ट हो गया है। तुम्हें क्या लगता है अगर तुम इस प्रोजेक्ट को रिप्रेजेंट करती तो तुम्हारा प्रोजेक्ट सिलेक्ट हो पाता? बिल्कुल नहीं, ये प्रोजेक्ट सिलेक्ट हुआ है तो सिर्फ और सिर्फ मेरी वजह से। यहाँ पर रैनन चाह कर भी उसे कुछ बोल नहीं पाती है एंड यहाँ पर डीजी उसे उसकी नाइट ड्यूटी को अच्छे से करने के लिए कहकर वहाँ से चली जाती है। एंड जब यहाँ पर रैनन अपने वर्क स्टेशन पर आती है तब यहाँ पर कलीग उसकी रिपोर्ट्स दे रही थी जो कि हॉस्पिटल से आया हुआ था। फिर बाद में यहाँ पर आराम से बैठकर रैनन अपने रिपोर्ट्स को देखने लग जाती है, जहाँ पर रिपोर्ट्स के अंदर ब्रेन ट्यूमर को लेके कुछ तो लिखा हुआ होता है। तो फिर उसे वो वर्ड समझ नहीं आता और यहाँ पर वो उस इंटरनेट पर उस वर्ड के बारे में सर्च करने लग जाती है, जहाँ पर उसे पता चलता है कि उसके पास जीने के लिए 1 साल से भी कम समय बचा हुआ है। फिर इतने में यहाँ पर उसे जी का कॉल आ जाता है जो कि उसे बोलने लग जाता है कि आखिर तुम हो कहाँ पर। और रैनन यहाँ पर उसे माफ़ी मांगने लग जाती है, ये कहते हुए कि उसे एक इम्पोर्टेंट काम है जो कि मॉर्निंग में ही सबमिट करना है और पूरी रात लग जाएगी। जी यहाँ पर उस पर गुस्सा करने लग जाता है, कहता है कि अगर यही बात थी तो मुझे पहले बता देती, मैं अपने मॉम डैड को लेकर रेस्टोरेंट नहीं आता। और ऐसे भी आज हम यहाँ पर हमारी शादी की बात करने वाले थे और तुमने इतने अच्छे मौके को खो दिया। रैनन यहाँ पर उससे माफ़ी मांगने लग जाती है कि ये सब कुछ जानबूझकर उसने थोड़ी ना किया है, ये काम बहुत इंपॉर्टेंट है और इमरजेंसी में ये सब कुछ आ गया है। फिर बाद में यहाँ पर जी उसे माफ़ कर देता है और कहता है कि ठीक है एक काम करो, अब मुझे पैसे भेज दो। वो क्या है ना, हमारा लंच कर ऑलरेडी हो चुका है और मैंने मॉम डैड से कहा है कि सारा का सारा मील का पेमेंट तुम ही करने वाली हो ताकि मॉम डैड के सामने तुम्हारा इंप्रेशन अच्छा बन जाए। यहाँ पर रैनन रो रही होती है लेकिन फिर भी यहाँ पर वो अपने बॉयफ्रेंड को अपने इस डिजीज़ के बारे में नहीं बताती एंड बस उसे ओके कहकर कॉल को कट कर देती है। यहाँ पर रैनन जी को ऑडियो मैसेज भेज देती है कि उसके पास पैसे नहीं है। जी यहाँ पर गुस्से में आ जाता है तो वो उसे ऑडियो सेंड करने ही वाला था कि इतने में यहाँ पर एक लड़की उसे पीछे से बैक हग करते हुए आ जाती है जिसका नाम मिया होता है। मिया यहाँ पर उसे कहने लग जाती है कि मैं नहीं चाहती हूँ कि तुम ये शादी करो। जी कहता है कि देखो मैं उसी से शादी करने वाला हूँ एंड रही बात मेरा लव तुम्हारे लिए तो वो कभी कम नहीं होने वाला और ना ही शादी के बाद वो बदल जाएगा, वो हमेशा तुम्हारे लिए सेम ही होगा। एंड यहाँ पर वो उसे उठा कर वहाँ से ले चला जाता है। इसका मतलब ये है कि जी अपनी गर्लफ्रेंड रैनन पर चीट कर रहा है। फिर बाद में यहाँ पर रैनन का जनरल मैनेजर आ जाता है जो कि यहाँ पर उसे लास्ट ईयर की डिटेल्स के बारे में पूछ रहा था। बट इतने में ही अचानक से जनरल मैनेजर के हाथ में पेन होने लग जाता है और हाथ में पेन होने की वजह से वो ज़मीन पर बेहोश हो जाता है और फटाक से यहाँ पर रैनन हॉस्पिटल में कॉल लगा लेती है, जहाँ पर एम्बुलेंस तुरंत ही आ जाती है और एम्बुलेंस के साथ साथ मिस्टर फूशाओ भी वहाँ पर मौजूद थे। रैनन यहाँ पर बहुत घबराई हुई थी, वो डॉक्टर फूशाओ से पूछ रही थी कि क्या मेरे जनरल मैनेजर ठीक भी होंगे। फूशाओ यहाँ पर उसे टेंशन लेने से मना करता है एंड बाद में यहाँ पर वो लोग तुरंत ही हॉस्पिटल पहुँच जाते हैं। लेकिन यहाँ पर नर्स उसे बताने लग जाती है कि जितने भी इमरजेंसी रूम है वो सभी के सभी पैक हो चुके हैं एंड वहाँ पर ऑपरेशन या फिर सर्जरी का काम चल रहा है। तो फिर यहाँ पर मिस्टर फूशाओ सोचने लग जाता है और तो यहाँ पर वो उसे नॉर्मल रूम में सारे के सारे प्रिपरेशंस करने के लिए
कह देता है, क्योंकि अगर यहाँ पर इसकी जान जल्द से जल्द ना बचाई गई तो फिर उसकी मौत भी हो सकती है। एंड साथ साथ यहाँ पर वो इसकी फैमिली को भी कॉल करने के लिए बोल देता है। रैनन कहती है कि हाँ, मैंने इनकी वाइफ को ऑलरेडी कॉल कर इन्फॉर्म कर दिया ही है एंड वो कुछ ही समय में यहाँ पर आ जाएंगी। फिर बाद में यहाँ पर उस जनरल मैनेजर का ऑपरेशन होना शुरू हो जाता है, जहाँ पर दूसरी ओर उसकी वाइफ आ जाती है। तो फिर यहाँ पर वो रैनन से कंफर्म करती है कि ये सब कुछ ऑफिस के अंदर हुआ था एंड रैनन हाँ बोलती है। तब यहाँ पर उसकी वाइफ उसे बोलने लग जाती है कि देखो, जब ये सारी चीज़ें यहाँ पर ऑफिस में हुई है तो फिर ऑफिस वालों को ही इस हॉस्पिटल के बिल का एक्सपेंसेस देना होगा। और ये बात काम की तो फिर यहाँ पर मेरा हस्बैंड दिन रात काम करता रहता है। यहाँ पर उसका काम का टाइमिंग भी 8 आवर्स से ज़्यादा है, जो कि इलीगल है और रूल्स के अगेंस्ट है। तो फिर यहाँ पर कंपनी को कंपनसेशन तो देना ही पड़ेगा और तुम इस चीज़ के लिए मेरे लिए टेस्टिफाई कर सकती हो। यहाँ पर रैनन कुछ बोले इसके पहले यहाँ पर जी आ जाता है, जो कि उस आंटी से कह देता है कि देखिए मैडम, आपका जो भी इशू है आप जाकर कंपनी में बात कीजिए। और वो यहाँ से रैनन को लेकर जाने लग जाता है, लेकिन रैनन को यहाँ पर उसके साथ में जाना नहीं था। जी यहाँ पर उसे बोलने लग जाता है कि अपना काम करने के बदले ये सारे फालतू काम क्यों किया करती हो। रैनन को यहाँ पर गुस्सा आ जाता है और तो यहाँ पर वो जी को सुना देती है, कहती है कि कोई फालतू काम नहीं है एंड ऐसे भी अगर मैं उसे टाइम पर हॉस्पिटल नहीं लेकर आती तो उसकी मौत हो सकती थी। जी यहाँ पर बोलने लग जाता है कि अगर वो इंसान मर भी जाता तो मैं उससे क्या फ़र्क पड़ता है। एंड रैनन यहाँ पर समझ नहीं पा रही थी कि आखिर जी इतना क्रूअल पर्सन कैसे हो सकता है। फिर बाद में यहाँ पर उस जनरल मैनेजर को नॉर्मल वार्ड में शिफ्ट किया जाता है, जहाँ पर दूसरी ओर डॉक्टर फूशा देख रहे थे कि यहाँ पर एक लड़का रैनन पर चिल्लाया जा रहा है। जी यहाँ पर रैनन से कह रहा होता है कि तुम्हें इस मैटर में पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम्हें पता है इस वजह से कंपनी वाले तुम्हें यहाँ पर कंपनी से फायर कर सकते, फिर तुम यहाँ पर मुझसे शादी कैसे कर पाओगी। रैनन यहाँ पर उसे कहने लग जाती है कि आखिर मैं यहाँ पर कोई झूठ थोड़ी ना बोल रही हूँ, जो कुछ भी है वो सच ही है। ओवर टाइम वर्क करने की वजह से यहाँ पर हमारी हेल्थ पर भी बहुत इशू पड़ता है। जी यहाँ पर उसे बकवास ना करते हुए अपने साथ घर चलने के लिए कहता है, पर यहाँ पर रैनन मना कर देती है। रैनन कहती है कि मुझे अच्छे से पता है कि तुम्हें यहाँ पर शादी मेरे साथ सफर सिर्फ मेरे पैसों के लिए करनी है। जी कहते कि कुछ भी बकवास करना बंद करो, ऐसा कुछ भी नहीं है। रैनन कहते कि ठीक ऐसा ही है, तुम तो यहाँ पर काम नहीं करते हो, लेकिन तुम चाहते हो कि मैं अपने पैसों से एक घर ले लूँ, लेकिन वो किसके नाम पर हो, तुम्हारे नाम पर हो। इस वजह से यहाँ पर तुम मुझसे शादी करने के लिए तुरंत ही रेडी हो गए हो और कोई रीजन हो ही नहीं सकता है। यहाँ पर जी बोलने लग जाता है कि अरे वाह, तुम ब्राइड्स गिफ्ट को भूल रही हो लगता है, जो 3 लाख रुपीस मेरे घर वालों ने तुम्हारे घर वालों को दिए है उसका क्या। रैनन यहाँ पर बोलने लग जाती है कि तुम 3 लाख रुपीस की बात करो, यहाँ पर जो तुमने मुझसे $628 का लोन लिया है उसका क्या करोगे। वो सारे का सारा लोन तो मैं ही रिपे कर रही हूँ, एक काम करो ना, वो 3 लाख रुपये कर खुद ही पे कर दो। जी यहाँ पर उस पर चिल्लाने लग जाता है, कहता है कि मुझे कोई शौक नहीं है तुम्हारे साथ शादी करने का। रैनन यहाँ पर उसे बोलने लग जाती है कि तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हें पसंद करती हूँ, इस वजह से मैं तुम्हारे साथ शादी कर रही हूँ, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पर मेरे मॉम डैड ने तुम्हें सिलेक्ट किया है, बस इस वजह से ये शादी मुझे करनी पड़ रही है। फिर इसके बाद हमें यहाँ पर पास का सीन बताया जाता है, जहाँ पर रैनन के मॉम डैड अलग अलग लोगों की फोटोज देख रहे थे और इनमें से यहाँ पर उन्होंने जी को सिलेक्ट किया था, क्योंकि यहाँ पर जी की कंपनी ब्राइड्स गिफ्ट में उन्हें सादे पैसे दे रही थी। यहाँ पर रैनन शादी करने से साफ साफ मना कर देती है। तो फिर यहाँ पर आंटी बोलने लग जाती है कि तुम क्या थोड़ी सी पागल हो, तुम्हारी शादी होने के बाद यहाँ पर हमें तुम्हारे भाई की भी शादी करवानी है, जो कि यहाँ पर उस ब्राइड गिफ्ट से हो जाएगी। फिर भी यहाँ पर रैनन किसी भी अरे गैर से शादी करने के लिए तुरंत ही मना कर देती है एंड गुस्से में आकर ऊपर उसके डैड उसे थप्पड़ मार देते, कहते हैं कि मुझे तुम्हें शुरुआत से ही पढ़ाना लिखाना नहीं चाहिए था, तुम जब से इतना पढ़ने लिखने लगी हो तब से तुम्हारी ज़बान और भी ज़्यादा चलने लगी है। एंड रैनन गुस्से में आकर हाँ कह देती है उन्हें। फिर हम यहाँ पर वापस से प्रेजेंट में आ जाते हैं, जहाँ पर रैनन जी को ब्रेकअप करने के लिए बोल देती है और इतना कहकर वो जाने लग जाती है, जहाँ पर जी उसे रोकने लग जाता है एंड कहता है कि ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला है, मैरिज की बात ऑलरेडी हो चुकी है एंड बात बहुत ज़्यादा आगे बढ़ चुकी है और अब आकर इस शादी को कैंसिल करना पॉसिबल बिल्कुल नहीं है। एंड रैनन यहाँ पर उसे कहने लग जाती है कि सारी चीज़ें इस वर्ल्ड में पॉसिबल है, कि मैं यहाँ पर दिन रात कंपनी में काम करती आ रही हूँ ताकि यहाँ पर मेरी कंपनी को बेटरमेंट मिल सके और तो मेरा प्रोजेक्ट सिलेक्ट हो जाए ताकि मुझे प्रमोशन मिले और मुझे कुछ सैलरी में इंक्रीमेंट मिल जाए। यहाँ पर मैंने 20 साल तक गधों जैसे काम किए ताकि मैं अपनी लाइफ को बेटर बना पाऊँ, लेकिन नहीं, मेरे पैसों से मैं नहीं बल्कि मेरी फैमिली ऐश करती है और तुम ऐश करते हो। मेरे पैसों का तो मैं खुद इस्तेमाल कर भी नहीं पाती हूँ, लेकिन अब लिमिट्स क्रॉस हो चुकी है एंड यहाँ पर मैं ये लाइफ अब खुद के लिए जीना चाहती हूँ। ऐसे भी लाइफ बहुत ही ज़्यादा शॉर्ट होती है। एंड यहाँ पर डॉक्टर फूशा
उन्हें ये सारी बातें करते हुए देख रहे थे। जी को यहाँ पर गुस्सा आ जाता है। वो कहने लग जाता है कि तुम इतनी बेशरम निकलोगी मुझे पता नहीं था। और यहाँ पर वो उसे थप्पड़ मार नहीं जा रहा था कि इतने में डॉक्टर फूशाओ आकर जी का हाथ पकड़ लेते हैं। एंड रैनन यहाँ पर जी को साफ साफ बता देती है कि अब तुम्हारे मेरे बीच में कुछ नहीं रहा है। रही इस रिलेशनशिप की बात तो मैं इसे ब्रेक ऑफ कर रही हूँ, और रही इस वेडिंग की बात भी तो मैं उसे खत्म कर रही हूँ। और मैं ये तुमसे पूछ नहीं रही हूँ बल्कि मैं यहाँ पर तुम्हें इन्फॉर्म कर रही हूँ। बाद में यहाँ पर रैनन डॉक्टर फूशाओ से अपने कलीग के बारे में पूछने लग जाती है, जहाँ पर फूशाओ बताता है कि उसे ICU में शिफ्ट कर दिया गया। तो फिर वहाँ से वो दोनों जाने लग जाते, जहाँ पर जी उसे रुकने के लिए कहता है, बट यहाँ पर रैनन उसकी एक बातों को तक नहीं सुनती है। इसके बाद में यहाँ पर वो लोग स्टेयरकेस के थ्रू जा रहे होते हैं, लेकिन यहाँ पर रैनन को उसके कलीग से मिलने का मन बिल्कुल नहीं होता, क्योंकि इसके दिमाग में अभी भी उसके डिजीज के बारे में ही बातें चल रही थी। तो फिर यहाँ पर डॉक्टर फूशाओ से कहने लग जाती है कि वो इस समय ऊपर नहीं आ सकती। फूशाओ कहते हैं कि कोई बात नहीं, मैं यहाँ पर तुम्हें इन्फॉर्म कर दूंगा कि कब तुम यहाँ पर आ सकती हो, लेकिन उसके लिए तुम्हें यहाँ पर मुझे अपना नंबर देना होगा। बाद में यहाँ पर रैनन को एक आइडिया आता है, जहाँ पर वो डॉक्टर फूशाओ से पूछने लग जाती है कि अगर आपकी ऑफ ड्यूटी हो चुकी है तो फिर हम जाकर ड्रिंक कर सकते हैं। एंड यहाँ पर फूशाओ से हाँ कह देता है। एंड फिर यहाँ पर वो लोग क्लब में ड्रिंक करने के लिए आ जाते हैं, जहाँ पर वो दोनों ड्रिंक कर रहे थे। एंड यहाँ पर रैनन डॉक्टर फूशाओ को बताने लग जाती है कि बचपन से यहाँ पर उसे सिखाया गया है कि अच्छे से पढ़ो लिखो और उसके बाद में अच्छे कॉलेज में जाओ। अच्छे कॉलेज में जाओगे तो फिर अच्छी नौकरी मिलेगी, अच्छी नौकरी मिलेगी तो अच्छी शादी कर पाओगे, और शादी करने के बाद अपने हस्बैंड को हमेशा रिस्पेक्ट करना और जो वो कहे वही कर देना। क्या मैंने पूरे टाइम पढ़ाई इसलिए की थी ताकि मैं यहाँ पर अपने हस्बैंड को सर्व कर सकूँ, और क्या लाइफ में मेरा एक वाइफ बनने के अलावा और कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है ही नहीं। और यहाँ पर फूशाओ समझ रहा होता है कि रैनन कितने सारे दुख से गुजर रही है। बाद में यहाँ पर रैनन तुरंत ही फूशाओ को पूछने लग जाती है कि क्या तुम सिंगल हो। एंड यहाँ पर फूशाओ इसके पहले उसे कुछ रिस्पॉन्ड करे वो तुरंत ही उसे किस करने लग जाती है। एंड ये किस पूरा मेकअप में बदल जाता है, जहाँ पे वो लोग 1 नाइट स्पेंड कर लेते हैं। एंड इसके बाद में नेक्स्ट मॉर्निंग हो जाती है, जहाँ पर फूशाओ की नींद खुलती है तो फिर यहाँ पर उसे रैनन आसपास नजर नहीं आती। फिर बाद में यहाँ पर वो उस होटल रिसेप्शनिस्ट के पास चले जाता है चेकआउट करवाने के लिए, लेकिन यहाँ पर रिसेप्शनिस्ट उसे पे करने से मना कर देती है। कहते कि आपके साथ जो लेडी थी उसने ऑलरेडी पे कर दिया है। फिर बाद में यहाँ पर वो सोच पड़ जाता है कि कहीं कहीं सुबह उठते उठते ही यहाँ पर ऑफिस ना चली गई हो। फिर उसके बाद में यहाँ पर रैनन चली जाती है डॉक्टर के पास में अपने रिपोर्ट्स को लेकर। एंड यहाँ पर वो उनसे कुछ सोल्यूशन मांगने लग जाती है, लेकिन डॉक्टर यहाँ पर उसे बताने लग जाते हैं कि सर्जरी पॉसिबल बिल्कुल भी नहीं है। एंड यहाँ पर इसका कोई मेडिकेशन या फिर क्योर भी नहीं है। रैनन यहाँ पर उसे पूछने लग जाती है कि आखिर उसके पास और कितना समय बचा है। तो फिर यहाँ पर डॉक्टर उसे बताते हैं कि रैनन के पास सिर्फ और सिर्फ 3 मंथ्स बचा हुआ है, लेकिन हाँ यहाँ पर वो उसे कुछ मेडिसिन देंगे। ये मेडिसिन उसके दिन तो नहीं इंक्रीज कर सकते, लेकिन हाँ वो उसके पेन को ज़रूर कम कर सकते। फिर बाद में यहाँ से रैनन जा रही थी, जहाँ पर उसे खुद को यकीन नहीं हो रहा होता है कि उसकी एक्सपेक्टेशन थी कि शायद से वो 1 साल तक तो जी पाएगी, लेकिन अब उसके पास सिर्फ और सिर्फ 3 मंथ्स बचे हुए हैं। फिर जैसे ही वो बाहर आती है, यहाँ पर उसे डीजी का कॉल आ जाता है, जो कि उसे कहने लग जाती है कि आखिर तुम ऑफिस में क्यों नहीं हो। यहाँ पर रैनन से बताती है कि उसने डे ऑफ लिया हुआ है, बट यहाँ पर डीजी उस पर चिल्लाने लग जाती है, कहती कि किस बात का डे ऑफ तुमने लिया है। रैनन से समझाती है कि कल रात को यहाँ पर काम करते वक्त जनरल मैनेजर को हार्ट अटैक आ गया था, जिस वजह से रैनन ने उसे इमरजेंसी में हॉस्पिटल लेकर आई, और तो और इस वजह से पूरे की पूरी रात उस टाइम में गुजर चुकी है। लेकिन यहाँ पर डीसी उस पर चिल्लाने लग जाती है, कहते कि तुम्हें पता भी है यहाँ पर कंपनी में आकर क्या उथल पथल मच गया है और तुम यहाँ पर डे ऑफ ले रही हो। रैनन तो यहाँ पर डीसी को चिल्ला ही देती है, बोलती है कि मैंने एक बार कह दिया ना कि मैंने आज ऑफ लिया है तो मैं फिर ऑफिस नहीं आने वाली हूँ। इतना कहकर वो इस कॉल को कट कर देती। फिर इसके बाद में हम यहाँ पर देखते हैं कि रैनन को मिस्टर फूशाओ का टेक्स्ट आ जाता है, जो कि उसे कह रहा होता है कि जैसे तुम्हारा काम खत्म होगा वैसे ही मुझे मिलना, क्योंकि मुझे हमारे रिलेशनशिप के बारे में जानना है कि आखिर हम कौन से स्टेज पर है। फिर बाद में यहाँ पर वो उसे कैफेटेरिया में मिलने के लिए बुला देती है, लेकिन साथ साथ यहाँ पर वो बहुत ज़्यादा ही रो रही थी, क्योंकि उसे खुद को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर कोई इंसान उसके साथ लाइफ स्पेंड करने के लिए क्यों ही चाहेगा, जबकि उसके पास बस जीने के लिए 3 मंथ्स ही बचे हुए हैं। फिर इसके बाद में यहाँ पर रैनन कैफे में बैठकर काम कर रही थी, एंड इतने में यहाँ पर फूशाओ उसके लिए बुके लेकर आ जाता है। रैनन यहाँ पर उसे बोलने लग जाती है कि आखिर कौन सा कंफर्मेशन तुम्हें चाहिए था। तो फिर फूशाओ यहाँ पर रात के बारे में उसे बोलने लग जाता है। रैनन कहते कि वो तो बस फन के लिए था। फूशाओ कहता है कि देखो वो तुम्हारा फर्स्ट टाइम था, एंड यहाँ पर कोई इस तरीके से क्यों फन करना चाहेगा। रैनन यहाँ पर उसे समझाने लग जाती है कि देखो उस पूरे दिन में मेरे साथ बहुत कुछ हुआ था। मैंने अपने फियांसे के साथ अपनी शादी तोड़ दी, यहाँ पर मेरे कलीग को हार्ट अटैक आ गया,
और भी बहुत कुछ, जिस वजह से मेरे दिमाग में ऑलरेडी ढेर सारी चीज़ें चल रही थी। तो फिर बस इसे तुम एक मिस्टेक समझ सकते हो। फूशा यहाँ पर बुके रख कर ही वहाँ से चला जाता है। फिर बाद में यहाँ पर रैनन खुद ही अकेले क्लब जाती है और ढेर सारा ड्रिंक कर लेती है। लेकिन जब वो वहाँ से जा रही होती है तो एक अनजान इंसान उसे छेड़ने लग जाता है। पर इतने में यहाँ पर फूशा आ जाता है, जो कि उसे बोल देता है कि तुम्हारे अकॉर्डिंग जो रात को कुछ भी हुआ वो सब एक मिस्टेक थी, तो फिर इस मिस्टेक को मैं वापस से दोहराना चाहता हूँ। और यहाँ पर वो उसे किस करने लग जाता है, जिसके बाद में यहाँ पर वो लोग बेडरूम में होते हैं। और यहाँ पर रैनन उसे देखकर यही सोच रही थी कि उसकी लाइफ कितनी आयरॉनिक है। यहाँ पर जब उसे कुछ चाहिए था तब गॉड ने उसे दिया नहीं, लेकिन अब जब उसकी डेथ होने वाली है तो गॉड उसे कितना ज़्यादा प्रीशियस गिफ्ट दे रहा है जिसे वो संभाल कर रख ही नहीं सकती है। फिर वो वहाँ से उठने वाली थी जहाँ पर फूशा उठकर उसे रोक देता है, कहता है कि तुम क्या कल की तरह वापस से भागना चाहती हो। रैनन कहती कि नहीं, मुझे अब इस बार कहीं से भी नहीं भागना है। फिर यहाँ पर वो उसे किस करने लग जाती है। फिर इसके बाद में यहाँ पर फूशा उसे उसी कंपनी तक ड्रॉप कर देता है। रैनन से कहती है कि मेरा काम खत्म होने के बाद तो मुझे पिक करने के लिए आ जाना। यहाँ पर फूशा उसे कहने लग जाता है कि अरे मुझे तो लग रहा था कि ये सब कुछ एक मिस्टेक ही है। एंड यहाँ पर रैनन उसे किस कर देती है एंड ज़्यादा दिमाग लगाने से मना करती है। फिर बाद में यहाँ से वो अपनी कंपनी के अंदर चली जाती है, जहाँ पर दूसरी ओर फूशा नोटिस करता है कि रैनन तो यहाँ पर अपना आईडी कार्ड ही भूल चुकी है। तो फिर वो उसे लेकर कंपनी के अंदर जाने लगता है। और यहाँ पर जैसे रैनन ऊपर जाती है वहाँ पर जी बुक लेकर खड़ा हुआ था। फिर यहाँ पर वो उसे माफ़ी मांगने लग जाता है, कहते ही कल इम्पल्सिव होकर मैंने रात को बहुत कुछ बोल दिया, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। लेकिन यहाँ पर रैनन उसे वहाँ से जाने के लिए कहती है, बोलते कि देखो हमारा ऑलरेडी ब्रेकअप हो चुका है और हमारा कुछ रिलेशन नहीं है, तो फिर कंपनी में यहाँ पर कुछ तमाशा मत खड़ा करो। जी यहाँ पर उसे समझा रहा होता है, लेकिन रैनन उसे फिलहाल अभी के लिए यहाँ से जाने के लिए कहती है। तो फिर यहाँ पर जी नील डाउन करते हुए चिल्ला कर उसे आई लव यू बोलने लग जाता है। इतने में यहाँ पर फूशा आ जाता है, जो कि जी को यहाँ पर रैनन को प्रपोज करते हुए देख लेता है। दूसरे यहाँ पर सभी कलीग्स उन लोगों को देखकर बातें करने लग जाते हैं। यहाँ पर रैनन सभी के सामने जी को कह देती है कि मेरा न्यू बॉयफ्रेंड तुमसे ज़्यादा हैंडसम है, तुमसे ज़्यादा टॉल है और तुमसे ज़्यादा रिच है। यहाँ पर जी बोलने लग जाता है कि तुम यहाँ पर मेरी बेइज्जती करना चाहती हो ना। रैनन कहती कि देखो मेरे पास इससे भी ज़्यादा चीज़ें हैं बोलने के लिए, लेकिन ये तुम्हारे लिए ही बेहतर होगा अगर तुम यहाँ से चले जाओगे। तो जी कहते कि नहीं, मैं यहाँ से नहीं जाने वाला हूँ, मुझे तुम्हारे साथ में शादी करनी है। रैनन बोलते कि मेरे साथ शादी क्यों कर रहे हो, तुम जिसके साथ बेड शेयर करते हो यानी कि तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड के साथ में, तो जाकर उसके साथ शादी कर लो, क्या पता वो घर पर तुम्हारा वेट कर रही हो। यानी कि रैनन को यहाँ पर पहले से ही मियाँ के बारे में पता था। जी यहाँ पर उसे कहने लग जाता है कि मैंने तुम्हें क्या कुछ नहीं दिया, उन सब के बाद तुम यहाँ पर मुझसे इस तरीके से बात कर रही हो। रैनन यहाँ पर हंसने लग जाती है, कहती है कि तुमने मुझे दिया है, जहाँ तक मुझे याद है तुम्हारे खाने के लिए भी पेमेंट मैं ही किया करती थी, और तुम्हारे बर्थडे वाले दिन तुम्हारे लिए वॉच, तुम्हारे लिए शूज़ और महंगे महंगे पॉकेट्स और ड्रेसेस मैंने ही लाकर तुम्हें दिए थे, वो भी अपने पैसों से। और तो मेरे बर्थडे टाइम तुमने क्या कहा कि तुम पैसों को सेव करना चाह रहे हो, इस वजह से यहाँ पर तुम मेरे लिए एक छोटा सा केक तक लेकर आए ताकि हम उस केक को कट करें। वेडिंग का फोटोशूट के लिए भी मैंने पे किया है, और तुम यहाँ पर बार बार ब्राइड्स गिफ्ट के बारे में कहते रहते हो कि 3 लाख रुपीज़ मेरे घर वालों ने दिए। इतना ही है तो जाकर मेरे घर वालों से वापस वो पैसे मांगो और उसी से अपनी पूरी जिंदगी जी लो। यहाँ पर जी को बहुत गुस्सा आने लग जाता है, जहाँ पर रैनन उसे अपना कचरा उठाकर वहाँ से जाने के लिए कहती है। जी यहाँ पर जाते जाते फूशा को देखकर जाता है, साथ में यहाँ पर रैनन फूशा को देखकर खुश हो जाती है। तो फिर वो उसके पास जाने वाली थी, बट इतने में यहाँ पर डेज़ी रैनन पर चिल्लाते हुए आ जाती है एंड आती यहाँ पर वो उसे थप्पड़ मार देती है, कहती कि तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई टेस्टिफाई करने की, वो जनरल मैनेजर यहाँ पर ऑफिस के अंदर गिरा हुआ था। एंड इतने में यहाँ पर फूशा आ जाता है, जहाँ पर वो मियाँ को कहने लग जाता है कि देखो मैं एक डॉक्टर हूँ एंड यहाँ पर तुम सारे के सारे जो भी सबूत है उसे फैब्रिकेट बिल्कुल नहीं कर सकती हो। यहाँ पर डेज़ी बोलने लग जाती है कि देखिए मिस्टर डॉक्टर, यहाँ पर जो कुछ भी हो रहा है वो हमारी कंपनी का मैटर है, तो फिर बाहर वाले लोग यहाँ पर नहीं बोल सकते। वो कहते कि ठीक है मैं डॉक्टर हूँ, मैं यहाँ पर कुछ बोल नहीं सकता, लेकिन कोई बात नहीं, मैं अभी यहाँ पर पुलिस को कॉल लगाता हूँ, अब जितनी भी बातें होंगी वो पुलिस ही तुम्हारे साथ करेंगी। बाद में यहाँ पर डेज़ी रैनन को लेकर जाने लगती है, जहाँ पर फूशा उसे रोक देता है, कहते हैं कि तुम यहाँ से रैनन को लेकर बिल्कुल नहीं जा सकती हो। फिर बाद में यहाँ पर रैनन फूशा को समझाने लग जाती है कि कंपनी का मैटर है और मुझे भरोसा रखो, मैं सारी चीज़ें सॉल्व कर दूंगी, तुम तब तक घर पर जाकर वेट करना। एंड बाद में यहाँ से फूशा चला जाता है। फिर बाद में यहाँ पर डेज़ी रैनन पर चिल्लाने लग जाती है कि तुम्हें पता है तुम्हारी वजह से हमारी कंपनी में कितने सारे कॉल्स आ रहे हैं कि हम यहाँ पर हमारे वर्कर्स को ठीक से ट्रीट नहीं करें, इस वजह से कंपनी में कोई एम्प्लॉय आ नहीं पाएगा, हमारी कंपनी के जितने भी टाइम है वो बच नहीं पाएंगे, और पैसे तो ऐसे खर्च हो रहे कि जैसे पूछो ही मत। ऐसे चलता रहा तो हमारे पास जो जॉब भी है वो भी हमारे हाथों से चली जाएगी।
फिर सभी के सभी एम्प्लॉयज़ जो होते हैं यहाँ पर रानन को ही ब्लेम करने लग जाते। रानन कहते कि ठीक है, जितना ब्लेम करना है तुम मुझे कर सकते हो, लेकिन तुम्हें मुझे एक बात बताओ, कल वो जनरल मैनेजर को हार्ट अटैक आया था ओवर टाइम वर्क करने की वजह से, और कल तुम्हें ये सब आ सकता है, तुम्हारी हेल्थ पर भी इशू पड़ सकता है। और रही बात डेजी की, तो वो यहाँ पर डेजी को तो कुछ काम करना पड़ता ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पर डेजी के सारे पीपीटीज जो कुछ भी है वो सब कुछ मैंने बना है। मेरे प्रोजेक्ट पर भी नाम सिर्फ और सिर्फ डेजी का ही होता है, काम मैं करती हूँ और क्रेडिट डेजी लेकर चली जाती है। सभी लोग यहाँ पर कहने लग जाते हैं कि तुम्हें पता भी है कि बाहर अनएम्प्लॉयमेंट कितनी ज़्यादा बढ़ चुकी है, हमारे पास जो नौकरी है वो भी जा सकती है, हम इतना तो हमारी जॉब के लिए कर ही सकते हैं। रानन बोलते कि ठीक है, तुम्हारे पास जीने के लिए तुम्हारी पूरी ज़िंदगी बची हुई है ना, इस वजह से तुम सब ये सब कह रहे हो। जैसे तुम यहाँ पर तुम्हारे कली को ये सारी चीज़ें एक्सपीरियंस करते हुए देखोगे, तब जाकर तुम्हें इन सब चीज़ों के बारे में समझ आएगी। और तो यहाँ पर रानन अपना रेजिग्नेशन नीचे फेंक देती है, कहती है कि ऐसी जगह पर जॉब तो मुझे बिल्कुल नहीं करना है और मैं आज से ही क्विट कर रही हूँ। तो वह यहाँ पर वो उसे बोलने लग जाती है कि तुम इतनी ईजिली यहाँ पर क्विट नहीं कर सकती, आखिर तुम अपने जॉब को हैंड ओवर कैसे करोगी। रानन बोलते कि कौन सा जॉब, मेरा तो और कोई अनफिनिश वर्क है ही नहीं, क्योंकि मेरे जितने भी प्रोजेक्ट्स थे वो मैंने कहाँ बना है, वो तो तुमने बनाया है ना, तो वो तुम्हारा काम है, तुम उसे ख़त्म करोगी ना कि मैं। और ये बात कंप्यूटर की, तो मैंने उसे सारा फॉर्मेट कर दिया, तुम्हें मेरे डेटा कहीं पर भी नहीं मिलने वाला है। इतना कहकर वो यहाँ पर डेजी को तुरंत ही थप्पड़ मार देती है। डेजी उस पर चिल्लाने लग जाती है, जहाँ पर रानन उसे और दो थप्पड़ लगा देती है, कहती है कंपनी में मेरा इस तरीके से ध्यान रखने के लिए शुक्रिया, और सभी को यहाँ पर वो वार्निंग देकर चली जाती है। फिर इसके बाद में यहाँ पर रानन कंपनी से जा रही थी, जहाँ पर वहाँ का जो सिक्योरिटी गार्ड होता है वो उसके बैग को लेकर खींचने लग जाता है, कहता है आपने हमारी कंपनी के डेटास को चुराया हुआ है, तो फिर आपको हमारे साथ वापस ऊपर चलना होगा। लेकिन रानन यहाँ पर उस पर चिल्लाने लग जाती है, फिर भी वो उसके बैग को नहीं छोड़ रहा था। एंड इतने में वहाँ पर फूशा हो जाता है, जो कि यहाँ पर रानन का हाथ पकड़कर उसे भगा ले जाता है। रानन उसे बोलने लग जाती है कि मैंने तो तुम्हें जाने के लिए कहा था, तुम अभी तक यहाँ पर क्या कर रहे हो। फूशा उसे बोलने लग जाता है कि पता नहीं, मुझे लगा कि तुम वहाँ पर से बहुत जल्दी आने वाले हो, इसलिए मैं तुम्हारा वेट कर रहा था। ऐसे भी आज तो तुम्हारा बर्थडे है। और तो यहाँ पर वो उसकी न्यू लाइफ को और न्यू स्टार्ट को सेलिब्रेट करने के लिए उसकी फोटोज लेने लग जाता है। फिर इसके बाद में यहाँ पर वो लोग शॉपिंग के लिए चले जाते हैं, जहाँ पर रानन कुछ शूज़ के ऑप्शन उसे देती है। तो फिर फूशा कहते कि देखो सारे के सारे अच्छे हैं, तुम सब खरीद लो। और यहाँ पर रानन भी मान जाती है। जहाँ पर जैसे पेमेंट का टाइम आता है तो वो दोनों अपना कार्ड देने लग जाते हैं। रानन बोलते कि मैं ये सारी चीज़ें अपने लिए खरीद रही हूँ, लेकिन फूशा कहते कि नहीं, ये सब कुछ मैं यहाँ पर तुम्हें तुम्हारे 25 ईयर्स के लिए गिफ्ट देना चाहता हूँ। रानन कहते कि अगर ऐसा है तो पे तो मुझे करना पड़ेगा, क्योंकि आज तक मैंने अपने लिए कभी गिफ्ट लिया ही नहीं है। फिर बाद में यहाँ पर वो लोग बैग्स देखते हैं, साथ साथ ज्वेलरीज भी, और रानन को जो कुछ पसंद आता है रानन अपने पैसे से उसे खरीद लेती है। फिर बाद में यहाँ पर वो ड्रेस देखने के लिए चली जाती है। जैसे यहाँ पर वो चेंजिंग रूम से बाहर निकलती है, फूशा तो उसे देखती रह जाता है, ठीक वैसे ही जहाँ पर उसने उसे फर्स्ट टाइम देखा हुआ था। एंड यहाँ पर वो उसके इस गुड मूवमेंट को कैमरे के अंदर कैप्चर कर लेता है। फिर बाद में यहाँ पर वो लोग कार के स्टोर रूम में जाते हैं। फूशा कहते हैं कि तुम इसे ले सकती हो। रानन कहते हैं कि इतना भी बजट नहीं है मेरा, जो कि मैं यहाँ पर इतनी एक्सपेंसिव कार को ले लूँ। फूशा कहते हैं कि ठीक है, तो फिर मैं ये तुम्हें गिफ्ट कर देता हूँ। लेकिन यहाँ पर रानन से बोलते कि अच्छा, तुम नॉर्मल से डॉक्टर ही हो, तुम्हारे पास इतने पैसे कैसे आ सकते, और ये तुम्हारे पास एक कार है। तो फिर यहाँ पर वो कहने लग जाता है कि मैं कोई नॉर्मल डॉक्टर नहीं हूँ, और तो मेरी पूरी की पूरी फैमिली इस मेडिकल टीम के अंदर है, तो फिर तुम ये अंदाज़ा लगा लो कि हमारे पास पैसे कितने होंगे। रानन यहाँ पर उसे थांगे बोने लग जाती है, बट वो उसे कहती है कि उसे ड्राइविंग आता नहीं है, तो फिर फिलहाल वो कार को नहीं लेना चाहती है। इसके बाद में यहाँ से वो दोनों जाने लग जाते हैं। फिर इसके बाद में यहाँ पे वो लोग सारा सामान डिक्की में डालने लग जाते हैं, जहाँ पर रानन कैलकुलेट करती है कि आज उसने कितना स्पेंड किया है। एंड उसने आज टोटल 1 लाख रुपीज़ के ऊपर स्पेंड कर दिया था। यहाँ पर फूशा को लग रहा था कि बेचारी को बहुत बुरा लग रहा होगा, तो वो यहाँ पर वो उसे कहता है कि मैं तुम्हें सारा का सारा पैसा रिटर्न दे दूँगा। तो उससे यहाँ पर रानन बहुत कुछ हो रही थी, इतना सारा पैसा स्पेंड करने के बाद में वो कहते कि तुम मुझे क्यों पैसे वापस दोगे, ऐसे भी ये सारे की सारी चीज़ें मेरे काम में तो आने वाली है। यहाँ पर वो उसे बोलने लग जाता है कि मुझे समझ नहीं आ रहा कि अब तुम इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कैसे बन चुकी हो, और वो भी इतना जल्दी से। रानन यहाँ पर उसे कहने लग जाती है कि अक्सर जब हमारे पास कोई अच्छे लोगों का सपोर्ट होता है तो चीज़ें अच्छी ही होती है, अब मैं तुम्हें प्रॉमिस करती हूँ कि मैं इससे भी ज़्यादा स्ट्रॉन्गर बन कर दिखाऊंगी। फिर बाद में यहाँ पर वो उसे पूछने लग जाता है कि तुम्हें इसके अलावा और कुछ भी चाहिए तो तुम मुझे बोल सकती हो, क्योंकि अब तक तुम्हारा बर्थडे गिफ्ट मैंने तुम्हें दिया ही नहीं है। एंड यहाँ पर रानन उसे केक बनाने के लिए बोल देती है। वो कहते कि ठीक है, मुझसे बनेगा तो नहीं, लेकिन मैं अपनी कोशिश पूरी करूँगा। के बाद में यहाँ पर वो उसके लिए केक बनाने लग जाता है। रानन तो सब बोलने लग जाती है कि यहाँ पर तो तुम हर एक चीज़ में माहिर हो। फिर बाद में यहाँ पर रानन कहते हैं कि हाँ, शायद से पहले तुम्हारी कोई ज़रूर गर्लफ्रेंड रही होगी, इस वजह से तुम्हें इतनी सारी चीज़ें आती है।
तो फिर यहाँ पर वो उसे बताने लग जाता है कि अब तक तो वो सिंगल था एंड रैनन उसकी फर्स्ट गर्लफ्रेंड ही है। एंड नेक्स्ट डे इस वजह से यहाँ पर वो उसके साथ अपनी रिलेशनशिप को कंफर्म करने के लिए आया था, बट रैनन को वही सारी चीज़ें एक मिस्टेक लग रही थी। एंड यहाँ पर वो फर्स्ट डे के बारे में बताता है जहाँ पर रैनन अपना पूरा MRI वाला चेकअप करवाने के लिए आई थी। तभी वहाँ पर पहली बार उसे देखते ही उसे उसके ऊपर क्रश आ गया था। इसलिए यहाँ पर जैसे रैनन ने उसे ड्रिंक के लिए पूछा उसने तुरंत ही उसे हाँ कह दिया। फिर बाद में नाइट स्पेंड के बाद अपनी रिलेशनशिप को कंफर्म करना, लेकिन उस समय रैनन को सब एक मजाक लग रहा था। फिर बाद में यहाँ पर फूशा और नोटिस करता है कि रैनन तो उसे देखी ही जा रही है, तो वो उसे कहने लगता है कि देखो इसमें मैं तुम्हें ब्लेम नहीं कर रहा और ना ही मैं तुम्हें दोषी ठहरा रहा हूँ। रैनन यहाँ पर कहने लग जाते कि तुम्हारा इतना सब कुछ बोलने के बाद तो ऐसा लग रहा है कि जैसे कि मैं एक प्लेयर हूँ और मैं तुम्हारी लाइफ के साथ खेल रही हूँ। यहाँ पर वो उसे ऐसे सब सोचने से मना कर देता है। रैनन उसे बोलने लग जाते कि व्हाट इफ हमारे बीच की चीज़ें अच्छे से जा ही ना पाए या फिर हमारे बीच में कुछ प्रॉब्लम खड़ी हो जाए। एंड फूशा यहाँ पर कहने लग जाता है कि जो कुछ भी हो एंडिंग एंड होता है और मुझे उस एंडिंग को एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। फिर बाद में यहाँ पर फूशा उसके फेस पे क्रीम लगाने लग जाता है ताकि यहाँ पर मस्ती करते हुए वो लोग अपने इस ओवर थिंकिंग से बाहर निकल सके। फिर बाद में यहाँ पर फूशा उसके फेस पर क्रीम लगाने लग जाता है ताकि यहाँ पर ओवर थिंकिंग करते हुए रैनन मस्ती करने लग जाए और अपनी ओवर थिंकिंग से बाहर निकल जाए। फिर बाद में यहाँ पर वो लोग घर पर आ जाते हैं जहाँ पर रैनन उसे वेट करने के लिए कहती है। तब तक रैनन यहाँ पर डिश तैयार करने लग जाती है। इतनी में यहाँ पर फूशा उसे बैकअप करने लग जाता है एंड कहता है कि मैं तुम्हें सनफ्लावर दूंगा। रैनन कहती क्या कि सनफ्लावर है क्यों, तो वो उसे रीज़न बताने लग जाता है कि जब भी रैनन यहाँ पर स्माइल करती है तब वो लिटिल सन जैसी दिखती है। यहाँ पर रैनन उसे कोई भी फ्लावर देने से मना कर देती है। वो कहते कि देखो शुरुआत में तो वो फ्लावर बहुत ही खिला हुआ होगा, लेकिन कुछ समय बाद वो ड्राई होकर मर ही जाने वाला है, तो फिर उन फ्लावर्स को रखकर मैं क्या ही करूँगी। फूशा यहाँ पर उसे बताने लग जाता है कि हाँ अगर नेचुरली देखा जाए तो हर एक चीज़ का एंड होता ही है, लेकिन लगता है तुम्हें पता नहीं है आजकल हम फ्लावर्स को ड्राई होने से रोक भी सकते हैं और तो और हम यहाँ पर दिन ब दिन टेक्नोलॉजी की मदद से खिलखिला भी सकते हैं। एंड फिर इतने में यहाँ पर रैनन के डैड आ जाते हैं जो कि यहाँ पर रैनन को बाहर बुलाने लग जाते हैं एंड कहने लग जाते हैं कि अब मैं समझ रहा हूँ कि तुमने जी के सामने ब्रेकअप क्यों किया है। इस लड़की की वजह से, ज़रूर इस लड़की ने तुम्हें सड्यूस किया होगा, जिस वजह से यहाँ पर तुमने वो शादी करने से उसे साफ साफ मना कर दिया। यहाँ पर उस अंकल को बहुत गुस्सा आने लग जाता है, जहाँ पर वो गुस्से में आकर एक स्टिक को लेकर आ जाता है और तो यहाँ पर वो फूशा को मारने वाला था, बट यहाँ पर रैनन सामने आ जाती है जहाँ पर वो स्टिक से रैनन को लग जाता है एंड फूशा यहाँ पर अंकल को तो धक्का ही मार देता है। एंड अंकल यहाँ पर नाटक करना शुरू कर देता है, कहता है कि आखिर तुम बड़े लोग यहाँ पर मेरे साथ ये सब कैसे कर सकते हो, माना कि मैं बुढ़ा हो चुका हूँ, इसका मतलब ये थोड़ी ना कि तुम मुझे मारोगे और मेरी खुद ही की बेटी मुझे मारे जा रही है। फिर बाद में यहाँ पर रैनन उसे वार्निंग देने लग जाती है, कहती कि देखिए मैं उस जी के साथ शादी बिल्कुल नहीं करने वाली हूँ। अगर आपको लगता है कि आपके बेटे के पास में पैसे नहीं है उसकी शादी करवाने के लिए, तो आपका बेटा अब यंगस्टर से और भी बड़ा हो चुका है, वो जाकर खुद के पैसे अर्न कर सकता है और अपने पैसों से शादी भी कर सकता है। बेहतर होगा अगर वो बहुत जल्दी अपने लिए जॉब ढूंढ ले तो। और वैसे भी अब से मैं यहाँ पर इस फैमिली को स्पॉन्सर करने वाली बिल्कुल भी नहीं हूँ। अंकल को यहाँ पर गुस्सा आ जाता है और वो सारे का सारा ब्लेम फूशा को डालने लगते, कहते हैं कि मेरी बेटी पहले ऐसी बातें किया ही नहीं करती थी, ज़रूर यहाँ पर सारी पट्टियाँ तुमने उसे पढ़ाई होगी। फूशा यहाँ पर अंकल को कहने लग जाता है कि आप बार बार रैनन को मेरी बेटी बुलाना बंद कर दीजिए तो बेहतर होगा, क्योंकि अगर आप इन रियलिटी उससे अगर अपनी बेटी मानते तो फिर यहाँ पर आप उसकी शादी ज़बरदस्ती जी के लिए पैसों के साथ नहीं करवाते। एंड यहाँ पर वो अंकल चिल्लाने लग जाते हैं कि उन सब चीज़ों का क्या, जहाँ पर हमने तुम्हें बचपन से पाला पोसा है, हमने अपने सारे के सारे पैसे तुम पर लगा दिए, तुम्हारी एजुकेशन के लिए, तुम्हारे खाने पीने के लिए और तुम्हारे कपड़े के लिए, तुम वो सारे पैसे हमें कैसे लौटाओगी। यहाँ पर फूशा पूछने लग जाता है कि कितने पैसे हैं अब मुझे बताइए, मैं वो आपको देने के लिए रेडी हो जाऊँगा। एंड यहाँ पर रैनन उसे मना कर देती है एंड अंकल को यानी कि अपने डैड को साफ साफ बोल देती है कि अगर आपको वो सारे पैसे चाहिए, अगर आपको वो सारे कंपेंसेशन चाहिए तो जाओ जाकर कोर्ट में मेरे खिलाफ केस कर दो एंड मैं यहाँ पर कोर्ट के अपील के अकॉर्डिंग आपको इतने पैसे देने के लिए रेडी हो जाऊँगी। लेकिन अभी अगर आप मेरे घर से नहीं गए तो मुझे यहाँ पर न चाहते हुए भी पुलिस को बुलाना होगा। फिर यहाँ पर से उसके डैड उन दोनों पर गुस्सा करते हुए वहाँ से चले जाते हैं। फिर इसके बाद में यहाँ पर फूशा रैनन की जो बैग होती है
उस पर उससे मसाज करने लग जाता है, क्योंकि यहाँ पे वो स्टिक का जो मार्क है वो अभी भी रह गया था। बाद में यहाँ पर फूशा उसे कहने लग जाता है कि देखो, मैं यहाँ पर तुम्हारे मॉम डैड को खुश करवा सकता हूँ, लेकिन रैनन उसे कहती कि नहीं, तुम यहाँ पर मेरी फैमिली को अच्छे से जानते नहीं हो। अगर यहाँ पर तुम उसे एक नॉर्मल सी कार दोगे तो फिर यहाँ पर वो एक लग्जरियस या फिर स्पोर्ट कार्स तुम पे एक्सपेक्ट करने लगेगी। अगर तुम यहाँ पर उन्हें कोई नॉर्मल सा घर दोगे तो फिर उन्हें तुम्हारी ओर से एक बंगला तो एक्सपेक्टेशन हो ही जाएगा, और यहाँ पर तुम इन्हें जितना कम दो उतना उनके लिए कम है। और तो और वो दिन भर दिन और हर पूरी लाइफ तुम्हें सताते रहेंगे, तुमसे कुछ ना कुछ चीज़ें लेते ही रहेंगे। तो यहाँ पर वो बताने लग जाती है कि बहुत टाइम पहले यहाँ पर वो अपने टाउन को छोड़कर सिटी में आई थी ताकि वो अपने लिए अर्निंग कर सके और उसे सेव कर सके, लेकिन उसके मॉम डैड उसे ढूंढते हुए उसकी कंपनी तक भी आ गए थे। एंड यहाँ पर वो लोग सभी के सामने उसे माफ़ी मांग रहे थे, ये कहते हुए कि प्लीज़ हमें छोड़कर मत जाओ, हमारी पूरी लाइफ तुम्हारे ऊपर डिपेंडेंट है। इस वजह से उसके सभी कलीग्स को लग रहा था कि इन सारी चीज़ों में रानन की गलती है। और यहाँ पर ज़बरदस्ती रानन को अपने घर पर लौट नहीं पड़ता है। फिर वापस से हम यहाँ पर प्रेजेंट में आ जाते हैं, जहाँ पर रानन उसे कहने लग जाती है और मेरी शादी वो लोग ज़बरदस्ती जी से करवा रहे थे ताकि यहाँ पर ब्राइड गिफ्ट में मिले हुए 3 लाख रुपीज़ वो लोग अपने बेटे को दे पाए, और तब उनका बेटा मेरे पैसों से शादी कर ले। अब उनका बेटा तो मुझसे सिर्फ 1 साल ही छोटा है, वो अर्न कर सकता है बाहर जाकर, लेकिन ना ही उसने अपनी कंप्लीट पूरी पढ़ाई की और ना ही कभी उसने जॉब किया। सभी के सभी फैमिली मेम्बर्स मुझ पर ही डिपेंडेंट है। डिपेंडेंट होना ये भी बुरी बात नहीं है, लेकिन जिस तरीके से वो लोग मुझे ट्रीट करते हैं वो मुझे ठीक नहीं लगता। यहाँ पर फूशा उसे ज़्यादा ओवर थिंक करने से मना करता है। रानिन कहती कि नहीं, यही मेरा मेन रीज़न था जहाँ पर मैंने तुम्हें उस दिन रिजेक्ट कर दिया था, ये कहते हुए कि सब कुछ एक मजाक ही तो है और एक मिस्टेक ही तो है। यहाँ पर फूशा उसे समझाने लग जाता है, मैं यहाँ पर हॉस्पिटल में काम करता हूँ एंड मैंने यहाँ पर ढेर सारे लोगों की जान तक बचाई है, तो फिर मैं यहाँ पर तुम्हारी सर्जरी तो एक बार कर देख ही सकता हूँ, क्या पता यहाँ पर मेरी थीसिस और नॉलेज काम के लिए आ जाए। रानन यहाँ पर उसे बताने लग जाती है कि इस डिजीज का कुछ क्या नहीं है। फिर इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट डे आ जाता है, जहाँ पर अंकल आकर सारा का सारा सामान रानन के घर रख कर जाते हैं, लेकिन यहाँ पे ये सारे सामान रानन के नहीं बल्कि उसके मॉम डैड के होते हैं। अंकल यहाँ पर कहने लग जाते कि जब तक यहाँ पर तुम जी के साथ शादी करने के लिए रेडी नहीं हो जाओगी तब तक हम दोनों यहाँ पर इसी घर में रहने वाले हैं। बाद में यहाँ पर वो लोग फूशा को ढूंढने लग जाते, जहाँ पर फूशा उन्हें कभी नजर ही नहीं आ रहा था। तो फिर अंकल यहाँ पर कहने लग जाते कि देखा, अब तो तुम्हें खुद को समझ आ गया होगा कि तुम कितनी बड़ी लूजर हो, यहाँ पर तुम फूशा को तक अपने पास नहीं रख पाई। और साथ साथ यहाँ पर उसकी मॉम रानन को समझाने लग जाती है कि देखो, अक्सर यहाँ पर लोगों में झगड़े हो जाया करते, झगड़े होने का मतलब ये थोड़ी ना है कि तुम उसके साथ शादी करने के लिए मना कर दोगी। रानन यहाँ पर बता देती है कि वो अपने डिसीजन से हटने नहीं वाली है। तो फिर यहाँ पर आंटी बोलने लग जाती है कि सारी की सारी गलती तुम्हारी है। रानन कहती कि गलती और मेरी, यहाँ पर आपको लगता है जी की गलतियाँ नजर ही नहीं आ रही है, जहाँ पर वो अपनी बेस्ट फ्रेंड के साथ लव में है और तो उन दोनों का चक्कर चल रहा है, तो सिंपल सी बात है कि वो मुझ पर चीट कर रहा है। आंटी यहाँ पर कहने लग जाती है कि वो एक मैन है और उसे कुछ डिजायर्स होते हैं। यहाँ पर एक बार वो चीज़ हो भी गई तो इसमें तुम इतना क्यों बखेड़ा खड़ा कर रही हो? तुम उस चीज़ को इग्नोर कर सकती हो, उसे माफ़ कर सकती हो और आगे की चीज़ों को बढ़ा सकती हो, उसे इम्प्रूव कर सकती हो, लेकिन नहीं, तुम्हें तो यहाँ पर शादी को ही तोड़नी है। रानन यहाँ पर अपनी मॉम पर गुस्सा करने लग जाती है, कहती कि मैं इस इंसान के साथ अपनी लाइफ को बिल्कुल स्पेंड नहीं कर पाऊंगी, और ऐसे भी आप लोगों को तो बस पैसों से मतलब है, आपको बस वो डाउरी के 3 लाख रुपीज़ चाहिए जिससे आप अपनी बेटी की लाइफ को सुधार पाओगे। कम से कम आप अपनी बेटी को तो समझा ही सकते हो कि वो बाहर जाकर जॉब कर सकता है और खुद के लिए पैसे अर्न कर सकता है। आंटी यहाँ पर गुस्से में रानन को थप्पड़ मार देती है। अंकल भी यहाँ पर रानन को बोलने लग जाते हैं कि देखो, तुम्हारे पास ही आखिरी मौका है, तुम जाओ और जाकर जी से माफ़ी मांग लो ताकि यहाँ पर वो तुम्हारे साथ वापस शादी करने के लिए रेडी हो जाए। लेकिन माफ़ी मांगने पर भी अगर वो तुम्हें माफ़ नहीं कर रहा तो फिर नील डाउन करो, बैक करो, गिड़गिड़ाओ और रो ताकि वो तुम्हारे पास वापस आ जाए। एंड जब तक ऐसा नहीं होगा तब तक हम यहाँ से नहीं जाने वाले हैं। रानन भी यहाँ पर उन दोनों पर चिल्ला देती है, कहती है कि मेरे मन में जो आएगा मैं वो करूँगी, और अगर आप दोनों को यहाँ पर रहना है तो ज़िंदगी भर यहीं पर रहने रहना। फिर इसके बाद हम यहाँ पर फूशा को देखते हैं, जो कि अपने सीनियर डॉक्टर के साथ था। एंड यहाँ पर वो डॉक्टर से लीव मांग रहा था। डॉक्टर कहते हैं कि देखा, मैंने तुमसे कहा था कि एक बार यहाँ पर तुम लव में पड़ गए तो फिर यहाँ पर तुम छुट्टियाँ बहुत लेने वाले हो। साथ साथ यहाँ पर फूशा उसे रानन का केस बताता है, जहाँ पर डॉक्टर उसे प्रॉमिस करते हैं कि वो इस केस के अंदर छानबीन करने की पूरी कोशिश करेंगे और बेस्ट सोल्यूशन बाहर लेकर आएंगे। फिर बाद में हम यहाँ पर रानन को देखते हैं, जो कि यहाँ पर फूशा को वेट कर रही थी। और इतने में यहाँ पर वो अपने घर की लैंड लेडी को कॉल लगाने लग जाती है और उसे डिपॉजिट मांगने लग जाती है। वो लेडी उसे साफ साफ कह देती है कि वो उसे डिपॉजिट नहीं दे पाएगी।
रानन कहती कि हाँ, मैं आपकी बात को समझ सकती हूँ और मैं पॉलिसी के साथ ही जा रही हूँ। ऐसे भी मेरे पास रहने के लिए 3 मंथ से बचे और मैं वो मंथ भी यहाँ पर उस घर में नहीं बिताना चाहती हूँ। तो फिर आप यहाँ पर घर पर जो कोई भी रह रहा होगा उसे धक्के मारकर घर से बाहर निकाल सकते हो। इतने में यहाँ पर फूशा आकर उसकी बातों को सुन लेता है, जो कि अपनी स्ट्रॉन्ग गर्ल को देखकर बहुत ही ज़्यादा खुश होता है। फिर बाद में यहाँ पर रानन उसे उसका आईडी कार्ड मांगने लग जाती है, ताकि यहाँ पर वो इस होटल रूम में उसकी आईडी कार्ड की मदद से चेकिंग कर पाए, क्योंकि अगर उसने अपना आईडी कार्ड यूज़ किया तो उसके पेरेंट्स उसे यहाँ पर भी ढूंढ लेंगे। फूशा यहाँ पर उसे सजेस्ट करता है कि वो लोग उसके घर जाकर भी रह सकते हैं, लेकिन यहाँ पर रानन साफ मना कर देती है, कहती है कि फ़िलहाल तो नहीं। एंड बाद में यहाँ पर वो लोग अपने होटल रूम में जाते हैं। तो उससे यहाँ पर रानन पुलिस स्टेशन जा रही होती है, क्योंकि उसे पुलिस स्टेशन से कॉल आया हुआ था। एंड यहाँ पर वो फूशा को कुछ भी करने से मना कर देती है। फिर जैसे ही यहाँ पर वो पुलिस स्टेशन के अंदर जाती है, उसके डैड यहाँ पर उसे थप्पड़ लगा देते हैं, कहते हैं कि तुम कैसी लड़की हो जो कि अपने मॉम डैड को एक घर से धक्के मारकर बाहर निकलवा रही हो। बाद में यहाँ पर रानन अपने मॉम डैड पर चिल्लाने लग जाती है, जिसके बाद हमें यहाँ पर पास का यानी कि फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर उसके मॉम डैड आराम से घर पर बैठकर स्नैक्स खा रहे थे। उन्हें लग रहा था कि रानन वहाँ पर आई है, लेकिन वहाँ पर लैंडलेडी आ चुकी थी एंड वो अपने गार्ड से कहकर उन दोनों को वहाँ से धक्के मारकर घर से बाहर निकाल देती है। फिर बाद में यहाँ पर पुलिस ऑफिसर भी कहने लग जाते कि तुम्हें नहीं लगता कि तुम इनकी बेटी हो और तुमने अपने पेरेंट्स के साथ गलत काम किया है। रानन बोलने लग जाती है कि वो मेरे पेरेंट्स है ही नहीं, एंड यहाँ पर एक एक कर वो उनके सारे के सारे पोल खोलने लग जाती है, जहाँ पर वो पुलिस को साफ साफ कह देती है कि अगर आप मेरे लिए जस्टिस नहीं कर सकते तो मुझे खुद के लिए जस्टिस करना होगा। एंड यहाँ पर वो चाकू लेकर अपने आप को ही मारने जा रही थी, लेकिन यहाँ पर पुलिस उसके हाथ से चाकू छीन लेती है और उसे ये सब करने से मना करती है, कहती है कि हम आपके दुख को समझ सकते हैं एंड हम आपके साथ अच्छे से कोऑपरेट करेंगे। तो फिर वो उसे लेकर वहाँ से जाने के लिए कहते हैं। दोस्तों यहाँ पर अंकल आंटी चुपके से भाग रहे थे, बट पुलिस ऑफिसर उन्हें देख लेता है और तो उन्हें वार्न करने लग जाता है और उन्हें सीधा जेल के अंदर ही भेज देता है। फिर बाद में जब यहाँ पर रानन पुलिस स्टेशन से बाहर आ रही थी, तब वहाँ पर जी भी आ गया था एंड यहाँ पर जी को देखकर फूशा वहीं पर रुक जाता है, जहाँ पर रानन जी को तो सुनना ही देती है। जी कहता है कि तुम इतनी हार्टलेस और कोल्ड इंसान कब से हो गई हो। रानन कहती है कि काश शुरुआत से मैं ऐसी पर्सन होती तो आज तक मुझे सारी चीज़ें सहनी नहीं पड़ती। फिर बाद में यहाँ पर फूशा के साथ जाने लगती है, जहाँ पर जी फूशा को देखकर सोच पड़ जाता है कि इस लड़की को तो मैंने रानन के साथ में हमेशा देखा हुआ है। फिर इसके बाद में यहाँ पर नेक्स्ट डे रानन और फूशा हॉस्पिटल में जा रहे थे, जहाँ पर जी आ जाता है मियाँ को लेकर और तब यहाँ पर वो रानन को समझाने लग जाता है कि उसके और मियाँ के बीच में कुछ भी नहीं है, चाहे तो मियाँ यहाँ पर मिसअंडरस्टैंडिंग के लिए माफ़ी भी मांग सकती है। तो फिर यहाँ पर मियाँ से मिसअंडरस्टैंडिंग के लिए माफ़ी मांगने लगती है। रानन कहते कि देखो तुम्हें भी अच्छे से पता है कि जो कुछ भी हुआ है वो मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं है, तो फिर प्लीज़ यहाँ पर से मुझे जाने दो। फूशा भी यहाँ पर जी को जाने के लिए कहता है। जी यहाँ पर उसको चिल्लाने लग जाता है, कहता है कि रानन मेरी गर्लफ्रेंड है, तुम कौन हो तो इन सब के बीच में बोलने वाले। एंड रानन यहाँ पर जी पर चिल्ला देती है, कहते कि वो मेरा बॉयफ्रेंड है और तुम यहाँ पर उससे इस तरीके से बात नहीं कर सकते हो। दूसरा यहाँ पर मियाँ नील डाउन करने लग जाती है एंड सभी को बुलाने लग जाती है, ताकि सभी के सामने तमाशा खड़ा हो और यहाँ पर रानन का नाम खराब हो जाए। और वो सभी को बताने लग जाती है कि बस एक मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से रानन तुम मेरे खिलाफ इतनी रूमर्स क्यों फैला रही हो। सभी लोगों को लग रहा है कि मैं कितनी गंदी इंसान हूँ एंड सभी लोग बाद में यहाँ पर रानन को क्रिटिसाइज करने लग जाते हैं कि रानन ने तो बेचारी इस लड़की की लाइफ ही खराब कर दी है। यहाँ पर फूशा रानन को इन सभी चीज़ों पर कॉन्सेंट्रेट करने से मना करता है और वो उसे लेकर जाने लगता है, लेकिन यहाँ पर रानन रुक जाती है और तो यहाँ पर वो मियाँ को समझाने लग जाती है, कहती कि तुम यहाँ पर कल के आए हुए इंसान के लिए तुम अपनी इतनी सालों की फ्रेंडशिप को ख़राब कर दी हो। इसका मतलब ये है कि रानन और मियाँ यहाँ पर स्कूल टाइम से फ्रेंड थे और इस बारे में भी जैसे हमें अब पता चल रहा है वैसे फूशा को अब पता चलता है। रानन यहाँ पर उसे कहने लग जाती है कि तुम्हें पता भी है कि तुम्हारे पीठ पीछे इस इंसान ने तुम्हारे लिए क्या कुछ नहीं किया। उसने मुझसे ये तक कहा था कि मैं यहाँ पर मियाँ को सिर्फ अपनी लस्ट पूरी करने के लिए यूज़ कर जाऊँ और तुम यहाँ पर ऐसे इंसान पर भरोसा कर रही हो। दूसरा यहाँ पर मियाँ को गुस्सा आ जाता है, जहाँ पर वो गुस्से में आकर जी को थप्पड़ी मार देती है। जी को गुस्सा आता है तो फिर यहाँ पर वो फूशा को पंची मार देता है। एंड फिर यहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड उन्हें लेकर चला जाता है चीफ डॉक्टर के पास में, जहाँ पर वो डॉक्टर पूछने लग जाता है कि आगे चल क्या रहा है। तो फिर यहाँ पर जी बोलने लग जाता है कि आपके इस डॉक्टर ने यहाँ पर मेरी गर्लफ्रेंड को सेड्यूस कर लिया है, लेकिन यहाँ पर रानन वो उस मिसअंडरस्टैंडिंग को दूर करती है एंड कहती है कि किसी ने किसी को सेड्यूस नहीं किया, यहाँ पर जो कुछ भी है वो मेरी मर्जी से चल जाए। और तो यहाँ पर जी जानबूझकर आकर बखेड़ा खड़ा कर जाए। फिर बाद में यहाँ पर से डॉक्टर उन दोनों को जाने के लिए कहते हैं, जहाँ पर डॉक्टर फूशा से कहने लग जाते हैं कि तुम यहाँ पर किसी
और की गर्लफ्रेंड के साथ ये सब क्यों कर रहे हो? फूशा कहता है कि आपको मुझ पर ट्रस्ट करना ही होगा एंड मैं रैनन को पसंद करता हूँ और मैं उसे ठीक करके रहूँगा। फिर बाद में यहाँ पर रैनन और फूशा बाहर होते हैं जहाँ पर फूशा अपनी फीलिंग्स को कन्फेस कर रहा था और यहाँ पर रैनन होती है जो कि एकदम वियर्डली बात करना स्टार्ट कर देती है। वो उसे कहते कि तुम क्या कह रहे हो, मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मैं तुम्हें स्टार्टिंग में कहा था कि ये सारी चीज़ें इन रियलिटी नहीं हो रही है, हमारे बीच जो कुछ भी है वो बस कुछ समय के लिए ऐसा फ़न के लिए है और कुछ भी नहीं। यहाँ पर फूशा को बहुत गुस्सा आ जाता है क्योंकि उसे पता होता है कि रैनन जानबूझकर ये सब बोल रही है ताकि वो हर्ट होकर उसे दूर हो जाए। एंड यहाँ पर वो उसे कह देता है कि मैं तुम्हें ट्रीट कर ही रहूँगा चाहे कुछ भी हो जाए। एंड गुस्से में वहाँ से वो चला जाता है जहाँ पर रैनन अकेली ही चली जाती है बाहर, जहाँ पर वो सैलून में जाकर आराम से मसाज करवाती है, क्लब में जाकर मेन बॉल्स के साथ में गाने गाती है। एंड फिर इसके बाद में यहाँ पर रैनन उस जनरल मैनेजर से मिलने के लिए आ जाती है जहाँ पर जनरल मैनेजर उसे बहुत ज़्यादा थैंक यू बोल रहा होता है उसकी मदद करने के लिए। फिर बाद में यहाँ पर इतने में ही उसकी वाइफ आ जाती है जो कि रैनन को बाहर बुलाने लग जाती है एंड सभी के सामने वो तमाशा खड़ा करने लग जाती है एंड यहाँ पर बोलने लग जाती है कि मुझे अब समझ में आ रहा है कि रात भर तुम लोग यहाँ पर काम नहीं बल्कि कुछ और ही कर रहे थे एंड तुम यहाँ पर समझ नहीं पा रही थी कि मैं उसकी वाइफ और फिर भी तुम यहाँ पर मिस्ट्रेस बनने की कोशिश कर रही थी। रैनन यहाँ पर उसे बोलने लग जाती है कि न जाने इस कंपनी ने तुम्हें क्या पट्टी पढ़ा के रखी है, मुझे समझ नहीं आ रहा, लेकिन तुम्हें यहाँ पर कंपनी की बात को नहीं बल्कि अपने हस्बैंड की बात पर भरोसा करना चाहिए। हमारे बीच में ऐसा कुछ भी नहीं चल रहा था। फिर बाद में यहाँ पर सभी लोग उन्हें देखने लग जाते हैं। साथ साथ यहाँ पर जो नर्स स्टाफ होती है वो डॉक्टर्स को कॉल कर इस इंसिडेंट के बारे में बताने लग जाती है। फिर बाद में यहाँ पर वो आंटी जो होती है वो नींद ऑन कर लेती है, कहती है कि देखो यहाँ पर कंपनी वालों ने बिल पे करने से मना कर दिया है। साथ साथ यहाँ पर मेरे पास उतने पैसे नहीं है जहाँ पर मैं इस हॉस्पिटल में बिल पे कर पाऊँ और तो अब तो मेरे हस्बैंड की जॉब पे जाने वाली है एंड यहाँ पर सारा का सारा ब्लेम कंपनी वालों ने तुम पर डाल दिया और अब ऐसे में बिल तुम्हें ही पे करना पड़ेगा। रैनन यहाँ पर कहने लग जाती है कि तुम्हें जाकर कंपनी के अगेंस्ट फाइट करना चाहिए, ना कि यहाँ पर आकर मेरे सामने रोना धोना चाहिए। दूसरा यहाँ पर डॉक्टर होता है जो कि फूशा को सारी बातें बता रहे थे एंड यहाँ पर फूशा समझ जाता है कि रैनन ही उसे मिलने के लिए आई हुई रहेगी तो वो निकल पड़ता है रैनन की मदद करने के लिए। पर इतने में यहाँ पर उसका सीनियर डॉक्टर आ जाता है जो कि उसे कहने लग जाता है कि अगर अभी तुम यहाँ पर रैनन की मदद करने के लिए गए तो फिर सभी यहाँ पर रैनन को क्रिटिसाइज करने लगेंगे। रैनन को यहाँ पर खुद के लिए स्टैंड लेने दो, तुम क्या वहाँ जाकर लोगों को कहोगे यही कि वो मेरी वुमन है, तुम उसे बुली नहीं कर सकते, बस इस वजह से वो लोग अपना मुंह बंद कर लेंगे। लेकिन उन सभी के लिए रैनन का पर्सपेक्टिव सेम ही होगा। दोस्तों यहाँ पर रैनन देख लेती कि कोई तो उसकी फोटो खींच लेता है तो फिर यहाँ पर वो आंटी को कंपनी के अगेंस्ट फाइट करने के लिए बोलकर वहाँ से चली जाती है उस लड़के का पीछा करते हुए एंड नहीं लड़का फूशा से टकरा जाता है जहाँ पर फूशा उस फोटो को देखकर डिलीट करने लग जाता है तो वो लड़का फूशा पर चिल्लाने लग जाता है कि मैं चाइना का सिटीजन हूँ और मेरे पास फ्रीडम है स्पीच की, मैं जो चाहूँ वो कर सकता हूँ और बोल सकता हूँ। डॉक्टर कहते हैं कि हाँ तुमने सही कहा कि तुम्हारे पास फ्रीडम है, लेकिन यहाँ पर किसी इंसान की फ़ोटोज़ खींचने से पहले तुम्हें उस इंसान का कंसर्न लेना चाहिए, ये भी रूल है और उसके बिना तुम अगर कोई चीज़ करोगे तो वो रूल्स के अगेंस्ट जाता है। बाद में वो दोनों यहाँ से माफ़ी मांगते हैं, वहाँ से चले जाते हैं जहाँ पर फूशा रैनन को देख लेता है लेकिन रैनन उसे वहाँ से जाने के लिए कहती है। दूसरे यहाँ पर रैनन को पुलिस ऑफिसर्स का कॉल आता है जहाँ पर ऑफिसर उसे बता रहे थे कि आपके डैड बिल्डिंग से कूदने की कोशिश कर रहे हैं एंड यहाँ पर फूशा उसकी बातों को सुनकर उससे उसके साथ चलने के लिए कहता है बट यहाँ पर रैनन उसे मना कर देती है अपने पास आने से भी। तो यहाँ पर फूशा चुपचाप वहाँ से चला जाता है। फिर बाद में यहाँ पर रैनन चली जाती है टेरेस पर जहाँ पर उसके डैड वहाँ से कूदने की कोशिश कर रहे थे और तो यहाँ पर पुलिस ऑफिसर्स के समझाने के बाद भी उसके डैड यहाँ पर किसी की भी बात को सुनने के लिए रेडी नहीं थे। साथ साथ यहाँ पर सभी लोग उनका वीडियोस बना रहे होते एंड बाद में आंटी यहाँ पर रैनन पर ही चिल्ला रही थी कि तुम आखिर कैसी लड़की हो जो कि अपनी डैड के साथ ये सब कर रही हो, तुम्हें जरा से भी शर्म नहीं आ रही कि तुम्हारे डैड यहाँ पर अपनी जान देने के लिए बैठ चुके हैं। वह यहाँ पर रैनन अंकल के पास चली जाती है, कहती कि आपको टेरेस से कूदना है ना तो आओ हम मिलकर कूदते हैं एंड यहाँ पर वो अंकल को ऊपर की ओर खींचने लग जाती है जहाँ पर अंकल की तो खुद टाटा फिशी हो जाती है एंड वो सभी को बताने लग जाती है कि देख रहे हो ये सिर्फ यहाँ पर डींगे मार रहा है और ये लोग मुझे बदनाम करने की कोशिश कर रहे हो, उससे ज़्यादा और कुछ भी नहीं। ये इंसान यहाँ से कूद सकता ही नहीं है क्योंकि उसमें इतनी हिम्मत ही नहीं है। फिर बाद में यहाँ पर आंटी रोने लग जाती है, कहते कि हम तुम्हारे मॉम डैड है, हमने तुम्हारे लिए बचपन से क्या कुछ नहीं किया। तुम्हें पता है तुम्हारे डैड ने 3 दिनों तक खाना नहीं खाया था ताकि वो तुम्हें प्रिंसेस वाली ड्रेस दिला पाए।
फिर यहाँ पर रनन को वो दिन याद आने लग जाता है जहाँ पर वो बहुत बीमार थी एंड उसके डैड यहाँ पर आ जाते हैं जहाँ पर वो अपने डैड से मेडिसिन के लिए पैसे मांगती है, लेकिन डैड उसे ये कहते कि मेरे पास कोई पैसे नहीं है। मगर उसके डैड के हाथ में ज़रूर हम एक बियर की बोतल को देखते हैं जहाँ पर उसके डैड के पास अपनी बेटी के मेडिसिन के लिए पैसे तो नहीं है, लेकिन बियर खरीदने के लिए पैसे बिल्कुल है। दोस्तों यहाँ पर रनन चली जाती है अपनी मॉम से अपने कॉलेज फेस्ट के बारे में बात करने के लिए कि कॉलेज पर यहाँ पर रनन एक पार्टिसिपेट कर रही है जहाँ पर उसे कॉस्ट्यूम खरीदना होगा। और उसकी मॉम यहाँ पर उसे लात से मारकर चिल्लाने लग जाती है, कहते कि ऑलरेडी हमारे घर पर इतने सारे खर्चे होने वाले एंड तुम्हें यहाँ पर वो फालतू सा कॉस्ट्यूम चाहिए, तुम यहाँ पर हमारे खर्चे सिर्फ और सिर्फ बढ़ाए जा रहे हो। फिर बाद में हम यहाँ पर वापस से प्रेजेंट में आ जाते जहाँ पर रनन को अच्छे से पता होता है कि उसके घर वाले सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर झूठ बोल रहे ताकि वो बाकी के लोगों के यहाँ पर पर्सपेक्टिव बदल सके। एंड यहाँ पर रनन अपने मॉम डैड से माफ़ी मांगने लग जाती है, कहती कि ठीक है मुझे समझ आ चुका है कि आप लोग मेरे मॉम डैड हो और आप लोग मेरे लिए कुछ भी कर सकते हो, तो फिर मेरे सर के ऊपर 7 लाख का लोन है, क्या हम सब मिलकर उसे पे कर सकते? अंकल आंटी यहाँ पर शॉक हो जाते और वो लोग रनन से दूर जाने लग जाते। रनन कहते कि क्यों, आप लोगों ने तो कहा कि हम लोग फैमिली है, सारी प्रॉब्लम सारी चीज़ें हम एक साथ में सॉल्व करते, तो अब आप लोग मुझसे दूर क्यों भाग रहे हो? अंकल आंटी यहाँ पर उससे रिश्ता ऑन द स्पॉट तोड़ देते। अंकल कहते कि कौन है, मैं तो इसे जानता भी नहीं हूँ, ऐसी बेटी को मुझे अपनी बेटी नहीं बनाना है, मैं इसके साथ सारा रिश्ता खत्म कर रहा हूँ। बाद में यहाँ पर वो सभी लोगों सर ऑफिसर से कहने लग जाती है कि देखा जैसे यहाँ पर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की बात आई वैसे इन्होंने मुझे अपनी बेटी मानना ही छोड़ दिया, वरना अब तक मैं इनकी बेटी थी जब तक मेरे पास पैसे थे, लेकिन जैसे इन्हें पता चला कि मेरे सर पर लोन है वैसे इन्होंने मुझे अपनी बेटी मानने से मना कर दिया। फिर बाद में वहाँ से सभी लोग चले जाते जहाँ पर रनन अकेली टेरेस पर खड़ी होती है एंड यहाँ पर उसकी ओवर थिंकिंग एक बार फिर से शुरू हो जाती है जहाँ पर वो धीरे धीरे ऊपर की ओर बढ़ती जा रही थी, लेकिन अब रनन यहाँ से कूदेगी या फिर कोई उसे बचाने के लिए आएगा ये तो एक मिस्ट्री है, क्योंकि आज का ये ड्रामा यहीं पर खत्म हो जाता है।